ज्ञान नारा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में, क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, जिसका हमने पार्ट 2 में पॉइंट पढ़ा था, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें बच्चे हमने 4 पॉइंट को कवर किया था। आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था चेंज इन कलर में, इंक्रीज टेम्परेचर, और उसके बाद प्रेसिपिटेट पढ़ा था। यानी इस तरीके से हमने जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पॉइंट पढ़े थे, उसका 5th पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट। तो बच्चे, स्टेट चेंज कैसे होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि लिखा हुआ है व्हेन वैक्स मेल्ट। आप क्या करते हो जब वैक्स को मेल्ट करते हो? इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? कैंडल की फॉर्म में। यानी कैंडल जो बनती है हमारी किससे बनती है? वैक्स से बनती है। और वैक्स जो है जब उसको मेल्ट किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वाटर निकलता है। यानी वाटर इवेपोरेशन मेथड से क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। कहने का मतलब उस सब्सटेंस की जो स्टेट है कैसी हो गई? चेंज हो गई। तो कहने का मतलब ये है, इसे हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। ये बात क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा, अभी तक हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, पता कैसे चलेगा। अब हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन है, हमने ये भी पढ़ा केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। यानी चैप्टर का 2nd पॉइंट चलकर ये हमारे पास आ रहा है केमिकल इक्वेशन के बारे में। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल। केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम लिखते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, वो आगे मैं बात करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ, केमिकल रिएक्शन जो है वो सिंबल से लिखी जाती है। कैसे? ये ध्यान रखना बस। अभी तक के लिए आप ये ध्यान रखो, सॉलिड को एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड को एल से डिनोट करते हैं, गैस को जी से। एक्वस सॉल्यूशन में आपको बता दूं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जब हम वाटर में किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं कि वो एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो उसे ए क्यू से दिखाते हैं। ये बात क्लियर है? आगे अगला जो पॉइंट है हमने पढ़ा है एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। इनके कुछ फार्मूले होते हैं सब्सटेंसेस के, जैसे कि मैग्नीशियम को Mg से दिखाया जाता है, आयरन को Fe से दिखाया जाता है। मैग्नीशियम जो कि Mg है, Mg एक साइंटिफिक नेम है सब्सटेंस का। यानी कहने का मतलब आप पूरा Mg नहीं, पूरा मैग्नीशियम नहीं लिखोगे जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे। अब हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को दिखाएंगे कि केमिकल रिएक्शन इस तरीके से हुआ, और लिखेंगे किस में? केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ ध्यान दो, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। और Mg हमारे पास क्या है? एक सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। तो उसे हम किससे दिखाएंगे बेटा? ऊपर मैंने आपको बताया सॉलिड को S से दिखाते हैं। आयरन जो है हमारा Fe, जिसको हम Fe से दिखाते हैं, वो क्या होता है? वो भी सॉलिड होता है। उसको भी किससे दिखाएंगे? S से दिखाएंगे। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, जो ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन O2, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन गैस होती है, तो जिसको हम किससे दिखाते हैं? जी से दिखाते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? इस तरीके से अब क्या करना है? केमिकल इक्वेशन बनानी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं बेटा वे ऑफ रिटन केमिकल इक्वेशन। आप लिखोगे कैसे केमिकल इक्वेशन को? तो जैसे कि हम जिंक को लिखते हैं, हम तो जिंक को इंग्लिश में लिख देते हैं अपनी, मतलब जो जिंक है ZINC, जिसे हम जिंक कहते हैं, उसको साइंटिफिक सब्सटेंस के नेम में क्या लिखा जाता है? Zn लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? Zn। और जिंक जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको एस से दिखाया। अब आई बात समझ में? वहाँ पे मैं सॉलिड क्यों बता रहा था, वहाँ पे मैं मैग्नीशियम को सॉलिड क्यों बता रहा हूँ, आयरन को Fe को सॉलिड क्यों बता रहा हूँ? तो इसलिए अब हम ऐसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन को। ये ध्यान रखना, आप केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाएगा। अब H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसको AQ से दिखाते हैं, क्योंकि बेटा वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, इसलिए वो एक्वस सॉल्यूशन है। अब आता है गिव्स अप, जिसे हम इस तीर को, इस एरो को हम बोलते हैं गिव्स अप ZnSO4। ZnSO4 का मतलब होता है जिंक सल्फेट। अब मैं बता रहा हूँ रिएक्शन इसमें कैसे हुई है। आप कह रहे हो सर आप तो केमिकल इक्वेशन के बारे में बता रहे हो, रिएक्शन तो पता नहीं चली हमें, हुई कहाँ पे? देखो बेटा, जब Zn, बात करें Zn की, जब Zn जो है सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, Zn जिंक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, दाने होते हैं, जब उनको बॉल्स टाइप होती हैं, जब ग्रेनॉल्स कहते हैं इन्हें, जब इनको डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये ZnSO4 बनाते हैं। यानी
सल्फ्यूरिक एसिड में मिलने के बाद ये जिंक सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो रिएक्शन हुआ ना बेटा, यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पर होता है, प्रोडक्ट में ऑलवेज रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट में रिएक्शन नहीं होता। रिएक्टेंट क्या करते हैं, सिर्फ पार्ट करते हैं अपना, क्या करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए पार्ट करते हैं सब्सटेंसेस का। तो ये ZnSO4 जो हमारे पास है वो एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शन कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब गैस निकली, कौन सी गैस निकली, एक बच्चा कह रहा है सर आपने अभी बताया था। हाँ बेटा बताया था, बहुत बहुत जोर की बताया था। अब बताओ कौन सी गैस निकली। हाँ बेटे सही बात है, हाइड्रोजन गैस निकली। ये बात क्लियर है, हाँ जी सर ये बात क्लियर है। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन की। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट और जिसके अंदर, ऊपर से समझ लेते हैं एक बार, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल, उसे हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑलवेज नॉट इक्वल, नहीं होते, तो वो अनबैलेंस इक्वेशन है। इज़ दैट क्लियर। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया, आगे हम एक्सप्लेन करके इसको पढ़ेंगे। ये बात क्लियर है, हाँ जी सर ये बात क्लियर है, समझ में आ गया बेटे, समझ में आ गया सर जी। अब बैलेंस इक्वेशन अनबैलेंस समझ में आ गया। अनबैलेंस को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन या स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। इसको आप क्या कह सकते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कह सकते हैं, स्केलेटल। अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटल भी कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। ये बात क्लियर है, हाँ जी सर ये बात क्लियर है। तो ध्यान रखना बेटे, क्वेश्चन पूछा जाता है अनबैलेंस इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन जो है वो दोनों सेम है या अलग अलग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों का नाम एक ही है। पेपर वाला बहुत चालाक है, क्वेश्चन घुमाकर पूछता है। ठीक है बेटा, हाँ जी सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस इक्वेशन के बारे में समझते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, जो एटम नंबर होते हैं रिएक्टेंट में वो ऑलवेज इक्वल होंगे, किसके, प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। मैंने अभी आपको बताया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं सर जी एटम नहीं बताया, एटम क्या होता है। ये बात ठीक है बेटा, एटम नहीं बताया। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं एटम के बारे में। ये बात समझ में आ गई आपको, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। बैलेंस इक्वेशन कब बनेगी, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होगा। ये ठीक है, आगे वाले पेज पे हम समझेंगे। अभी हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था जो हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन है, हमने पढ़ा था बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में। और उसमें हम बात कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है वो इक्वल होते हैं, उनके एटम नंबर से इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं ये एटम नंबर क्या होता है। तो बच्चे एटम नंबर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे Zn देखो, Zn जो है, अभी यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, आप H2 में देखो, H2, ये जो 2 लिखा हुआ है ये होता है एटम नंबर। किसी भी सब्सटेंस का एटम नंबर क्या है, उसकी चोटी, उसकी पूंछ पर लिखा हुआ जो नंबर होता है वो उसका एटम नंबर होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो यानी H का जो एटम नंबर है वो कितना है, 2 है। इसी तरीके से S का एटम नंबर नहीं दिया हुआ, जिसका नहीं दिया हुआ कहने का मतलब सबका मालिक एक होता है, जिसका कोई नहीं उसका मालिक कौन है, एक है। तो S का मालिक कौन होगा, एक होगा। अब O के नीचे उसकी चोटी, उसकी पूंछ पर दिया हुआ उसका एटम नंबर कितना है, 4। तो इसका एटम नंबर कितना होगा, 4 होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में जो है Zn का जो एटम नंबर है वो 1 है, S का एटम नंबर 1 है, O का एटम नंबर कितना है बेटा, 4 है। अब बात करते हैं H में एटम नंबर कितना है, 2 है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि ये होते हैं एटम नंबर, और यही अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होंगे तो बैलेंसिंग इक्वेशन है, इक्वल नहीं होंगे तो अनबैलेंसिंग इक्वेशन है। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये बैलेंसिंग कैसे है। देखो बेटा, Zn नंबर ऑफ एटम, Zn में क्या है मैंने आपको बताया, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक होता है। तो Zn नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने होंगे, 1। अब बात करते हैं प्रोडक्ट में Zn कितना है, 1 है। H नंबर ऑफ एटम, H के नंबर ऑफ एटम यहाँ देखो बेटा, रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ हम 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में जो है H के एटम नंबर यहाँ देखो कितने हैं, 2 हैं, ये भी इक्वल है। S के एटम नंबर कितने हैं, 1 है। प्रोडक्ट में एटम नंबर 1 है। O के एटम नंबर 4 हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट में एटम नंबर 4 है।
तो यानी कहने का मतलब Zn नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में 1 प्रोडक्ट में 1, H नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट में 2, S नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में 1 प्रोडक्ट में 1, O नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में 4 प्रोडक्ट में 4। यानी ये क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन है, क्योंकि इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हैं। ये बात समझ में आ गई। जहाँ पर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम होंगे वो इक्वल होंगे, वो बैलेंसिंग इक्वेशन होगी। आइए अब अनबैलेंस पे चलते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जाहिर सी बात है, जब बैलेंस है तो बराबर होते होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और जब अनबैलेंस है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं थोड़ा। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट आर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम हैं वो कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते, उसे अनबैलेंस कहते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट में जो लिखा है H के एटम नंबर कितने हैं बताइए, बहुत जोर की। वेरी गुड, 2 हैं। यहाँ पे O के एटम नंबर कितने हैं? वेरी गुड, 2 हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास गिव्स अप H2O में हमारे पास जो एटम नंबर हैं, H के एटम नंबर कितने हैं? देखो बेटा, यहाँ पे H के एटम नंबर रिएक्टेंट में 2 थे, यहाँ पे प्रोडक्ट में जो एटम नंबर हैं वो 2 हैं। ठीक है, H तो इक्वल है, लेकिन O का एटम नंबर सिर्फ 1 है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1 होता है। तो ये अनबैलेंस हो गई। क्या हो गई? अनबैलेंस हो गई। अब इसे बैलेंस करना कैसे सीखेंगे हम? चलो मैं अनबैलेंस में ही आपको बता देता हूँ इसको बैलेंस कैसे करते हैं। H नंबर ऑफ एटम, पहले हम एटम नंबर लिखेंगे। H नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कितने हैं? H नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट 2 हैं। अब बात करते हैं O नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 हैं। और प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 हैं। क्या ये इक्वल है? नहीं, आपको साफ दिखाई दे रहा है ये अनइक्वल है। क्यों? रिएक्टेंट 2 हैं H के, प्रोडक्ट 2 हैं। O नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में 1 है, तो इक्वल नहीं है। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे? ठीक है, अब मैं आपको इक्वल करना सिखाता हूँ। देखो बेटा, H2 प्लस O2 गिव्स अप H2O। जब भी हम इक्वल करेंगे तो जो भी नंबर हम लिखेंगे वो नंबर हमेशा सब्सटेंस के आगे लिखना है, ना कि उसके नीचे। कहने का मतलब यहाँ लिखना होगा, आगे लिखना होगा, नीचे नहीं लिखना। ये बात ठीक है? हाँ जी सर, ये बात ठीक है। तो देखो बेटा, दोबारा एक बार बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि H2 लिखा, O2 लिखा, गिव्स अप H2O। अब बैलेंस करना है इसको, कैसे करेंगे? तो बेटा देखो, हमारे पास जो H के जो एटम थे वो इक्वल हैं, लेकिन O के एटम इक्वल नहीं है। तो अगर आपको O के एटम को 2 बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें एटम नंबर कितने हैं? O के 2 हैं, तो बनाना 2 पड़ेगा O को। तो 2 बनाने के लिए हमें किस में जो है 2 मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नहीं करते, इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट में। इधर मल्टीप्लाई, मैंने आपको कहा था आगे लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 2 जो है अब O के साथ आ गया, यानी O इक्वल हो गया यहाँ पे, लेकिन H कितने हो गए? H 4 हो गए। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है H के साथ 2 लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन के एटम नंबर तो पहले से ही 2 दे रखे थे। अब क्या करना है, ये 2 कह रहा है इस 2 को मेरे साथ ले ले, यानी मल्टीप्लाई कर ले। तो ये क्या करता है? H 4 बना देता है, क्योंकि 2 इंटू 2, 2 2 सा कितना होता है? 4। तो लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट में आप देख रहे हैं H हमारे पास सिर्फ कितना है? 2 है। तो इसको 4 बनाने के लिए कहाँ लगाएंगे? आगे लगाएंगे। बहुत अच्छे। और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। वेरी गुड। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये क्या हो गई? बराबर हो गए। अब इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे हो गए? इक्वल हो गए। आई बात समझ में? ऐसे बैलेंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन की, कुछ इक्वेशन पढ़ेंगे और उसमें हम बैलेंस करना सीखेंगे। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा बच्चे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बेटा, वीडियो उसको देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और बच्चे सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल पर बने रहिए। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।